हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल क्वांटम केमिस्ट्री बाय सोनिया गुप्ता। और मैं सोनिया गुप्ता, आपकी केमिस्ट्री टीचर। लास्ट लेक्चर में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कीन स्टार्ट किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में मार्क एडिशन के ऊपर डिस्कस किया था। आज हम एंटी मार्क यानी कि रश इफेक्ट एंड पेरोक्साइड इफेक्ट को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले लास्ट लेक्चर की रिवीजन क्वेश्चंस। हाँ जी, तो अब यहाँ पर बेटा HCl का रिएक्शन कराना है विद दिस एल्कीन। तो हमने जैसे लास्ट लेक्चर में रिवाइज किया था कि इसमें सबसे पहले इन्विटेशन किसको जाता है, H पॉजिटिव को जाता है। और H पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू द मार्क्स रूल, तो जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है वहाँ पर अटैक करना चाहिए। लेकिन मैंने एक बात और आपको समझाई थी, जब भी आप एल्कीन में कुछ भी अलग सा, कुछ भी सस्पिशियस सा देखो तो आपने दोनों कार्बोकेटाइन बनाकर देखने। तो यहाँ पर ये जो कीटो ग्रुप है ये हमारा सस्पिशियस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ एडिशन करा के हम इसको चेक करेंगे। यानी एक बार इधर H डालेंगे, इधर कार्बोकेटाइन, एक बार इधर H डालेंगे, इधर कार्बोकेटाइन, यानी एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाएंगे। और जो ये कीटो ग्रुप है इसमें गड़बड़ ना हो ऑक्सीजन को देखकर, इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म में बना लेना ज़रूरी रहता है। तो यहाँ से आपने क्या किया, एक बार कार्बोकेटाइन यहाँ बना दीजिए और हाइड्रोजन इधर डाल दीजिए, ठीक है जी। और दूसरी बार इसको अपोजिट कर दीजिए और कीटो ग्रुप को बनाना ज़रूरी है प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ। अब मुझे ज़रा देखकर बताइए, यहाँ से आपको रिवीजन ऑफ जीओसी भी रहता है कि आप अब मुझे ये बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा कार्बोकेटाइन स्टेबल है। तो अगर मैं कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात करूं तो याद कीजिए, हमने जब जीओसी पढ़ा था तो हमने रेजोनेंस में उसमें यहाँ पर एक केस पढ़ा था कि ये जो आपका रुकिए ज़रा, हाँ जी, अगर मैं ये कहूँ CO और C पॉजिटिव, हमने कहा था नो रेजोनेंस। ये वाला एक केस लिखा था जिसको मैंने याद रखने के लिए कहा था, नोट करने के लिए कहा था। तो अभी उसका रिवीजन भी है, नहीं नोट किया आप कर लीजिए, बिकॉज इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। रेजोनेंस तब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन डोनर है और दूसरा एक्सेप्टर है, तभी पाई इलेक्ट्रॉन, जहाँ से एक तरफ डिमांड है और एक तरफ उसका सोर्स है, तभी सोर्स से वो डिमांड की तरफ मूव करता है। लेकिन यहाँ पर दोनों ही केस में डिमांड है, बिकॉज ऑक्सीजन पाई बॉन्ड के थ्रू, ये भी अगर यहाँ नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ मूव करते। अगर सपोज, चलिए मैं ये केस बना के बताती हूँ, अगर ये होता तब यहाँ पर ज़रूर रेजोनेंस होता और बहुत खुशी से रेजोनेंस होता, बिकॉज यहाँ से नेगेटिव इधर मूव करता और ये इधर जाता। तो यहाँ पर एक्चुअली यहाँ पर CO ग्रुप भी डिमांडिंग है और C पॉजिटिव तो है ही डिमांडिंग। तो इस वजह से दोनों डिमांड है, लेकिन उस डिमांड को पूरा करने वाला कोई भी नहीं है। दैट्स वाई देयर इज़ नो रेजोनेंस। और अगर रेजोनेंस नहीं है तो इंडक्टिव देखते हैं, और आपको पता है कीटो ग्रुप का ठीक ठाक सा -I, अच्छा -I इफेक्ट रहता है। और -I यानी विड्रॉल इज जस्ट लाइक बैगिंग, बैगर से विड्रॉ कर लिया जाए, जो कि उसको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कर देगा। तो दैट्स वाई हम कहेंगे कि यहाँ पर क्योंकि -I इफेक्ट लग रहा है तो -I के पास नेगेटिव चार्ज चलेगा, पॉजिटिव चार्ज बिल्कुल नहीं चलेगा। तो इट मीन्स दैट इज़ अ लेस स्टेबल केस। ये आपका क्या बन गया, लेस स्टेबल, और ये आपका क्या बन गया बेटा, मोर स्टेबल। इसका मतलब आपको प्राइमरी अल्काइल हैलाइड बनेगा, ना कि सेकेंडरी वाला, ठीक है जी। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर ड्यू टू -I इफेक्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमने क्या कहा कि यहाँ पर एंटी मार्क एडिशन, अगर वो एडिशन प्रोडक्ट बनाए तो आप ये बनाओगे, कार्बोकेटाइन बनाओ तो ये बनाओ, प्रोडक्ट बनाया तो यहाँ पे Cl डाल देना। और अगर उन्होंने आपसे पूछा है कि वेदर इट इज मार्क एडिशन और एंटी मार्क, तो आंसर क्या रहेगा, एंटी मार्क एडिशन, क्योंकि फाइनली हाइड्रोजन वहां गए हैं जहां पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। इज दैट क्लियर? ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने यहाँ पर, ये हमारे पास एल्कीन गिवन है और इस एल्कीन पर H पॉजिटिव अटैक सबसे पहले करेगा, क्योंकि ये अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। अब यहाँ पर कुछ भी सस्पिशियस इसके पास नहीं है, तो हम क्या करेंगे, देयर विल बी अ मार्क एडिशन, ठीक है जी।
तो मार्क एडिशन से, लेकिन यहाँ पर हम डायरेक्ट मार्क नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ब्रांचिंग गिवन है अल्कीन के एडजेसेंट पोजीशन पर, यानी कि कार्बोकेटाइन यहाँ पर शिफ्ट होने के पूरे चांसेस हैं। तो हम मार्क एडिशन के थ्रू यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाएंगे और यहाँ पर क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं इसको यहाँ पर कार्बोकेटाइन बना करके इस रिएक्शन को कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है जी, तो ये देखिए ध्यान से ज़रा, यहाँ पर CH3, ठीक है, मार्क एडिशन यानी कि क्या था बेटा कि हाइड्रोजन वहाँ चाहते हैं जहाँ पर उसके हाइड्रोजन दोस्त ज़्यादा हैं और दूसरी पोजीशन पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। ठीक है जी, और क्योंकि ये कार्बोकेटाइन के एडजेसेंट पोजीशन पर ब्रांचिंग है यानी कि इसको शिफ्टिंग के थ्रू अपने आप को अपग्रेड करने का पूरा चांस है। तो ये अपने आप को अपग्रेड कैसे करेगा? एक्सचेंज ऑफर 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। कौन सी शिफ्टिंग है ये? 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। मिथाइल एडजेसेंट पोजीशन पर शिफ्ट हो रहा है, तो ये है 1,2 मिथाइल शिफ्टिंग। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होगा बेटा? यहाँ पर CH3, ठीक है। अब यहाँ पर CH3 ये तो ऑलरेडी था, अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आ गया और इधर आ गया CH3। ठीक है जी, क्लियर। और क्योंकि यहाँ पर CH3 आ गया है तो अब क्या रहेगा? इधर आ जाएगा Cl, इसी सेम पोजीशन पर आ जाएगा आपका Cl। तो यानी ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? B फॉर्म हो गया। क्या बना लिया हमने? B। तो क्या मैं इसको B की पोजीशन पर लिख लूं? ठीक है, दैट इज क्या है? 2-chloro-2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, तो चलिए मैंने यहाँ पे लिखा 2-chloro, ये पहले मैंने ये 2-chloro-2 मिथाइल, 2 पोजीशन पर क्लोरो, मिथाइल 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। अब चलिए इसकी अल्कोहलिक QH वाली रिएक्शन हम यहाँ पर करते हैं। अल्कोहलिक QH में क्या होती है? बीटा एलिमिनेशन। ठीक है जी, अब बीटा एलिमिनेशन के लिए हम क्या करेंगे? ये पोजीशन है मेरी अल्फा पोजीशन। ठीक है जी, और इस अल्फा के कितने बीटा हैं बेटा? देखो, एक तो ये बीटा है और ये बीटा, ये दोनों जो बीटा हैं ये आपके क्या हैं? दैट इज दोनों ही बीटा यहाँ पर सिमिलर है यानी कि ट्विंस हैं। और दूसरे यहाँ पर और कौन सा बीटा है? एक बीटा है यहाँ पर दिस वन। ठीक है जी, तो यहाँ पर यानी कि 2 प्रोडक्ट मिलेंगे, एक साइड में एल्कीन और एक सेंटर में एल्कीन, डबल बॉन्ड। तो आपको पता है कि टर्मिनल की बजाय नॉन टर्मिनल एल्कीन इज अ ZF प्रोडक्ट। ठीक है, चाहो तो आप इसको यहाँ पर दोनों एल्कीन बनाकर भी देख लीजिए और आप देखिए कौन सी ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, करके देख लें हम ज़रा। तो एक H के साथ ये वाला Cl उड़ा लेते, ये देखिए ये H ले लेते हैं, तो ये आपके पास CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड CH3, डन है। ठीक है जी, और दूसरा हम यहाँ पर एक और दूसरे वाली जो है वो कौन सी बनेगी? CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH3। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो आई थिंक सबको क्लियर होगा कि यहाँ पर किस में ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है? देयर इज मैक्सिमम अल्फा हाइड्रोजन, 12 अल्फा हाइड्रोजन, तो इट मीन्स दैट इज अ मेजर प्रोडक्ट। तो मेरे पास C आ गया बेटा। C क्या बना है? ये आपका दिस, मैं डिफरेंट कलर से कर रही हूँ यहाँ पर क्योंकि अदरवाइज ठीक से विजिबल नहीं रहेगा आपको। ये लीजिए, ये लीजिए जी, ये बन गई आपके पास C। ठीक है जी, C आ गया आपके पास। अब ज़रा इसमें HCl डालिए। यहाँ पर पहले तो मुझे क्वेश्चन ये है कि मार्क एडिशन है कि नहीं है। यस, बिल्कुल नहीं है, सिमेट्रिकल है, क्योंकि ये वाली आपकी एल्कीन सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल है तो बस आपने कुछ नहीं करना, एक तरफ H डाल दिया और दूसरी तरफ डाल दिया Cl, तो ये आपके पास बन गया D प्रोडक्ट। क्लियर है जी?
डी प्रोडक्ट। दूसरी तरफ हमने क्या करना है, यहाँ पर इसकी करनी है रिडक्शन, N2 सेबेटियर-सैंड्रेन्स इक्वेशन। तो यहाँ पर E मैं इधर बना दे रही हूँ इसका E क्या बनेगा, CH3 यहाँ पर H सिस हो जाएगा ना, वैसे यहाँ पे सिस ट्रांस की कोई सिन एडिशन, आई एम सॉरी, देयर इज अ सिन एडिशन, वैसे यहाँ सिमेट्रिकल है, कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन स्टिल सिन एडिशन मैंने आपको करके दिखा दी है। ठीक है, अब आ जाइए KMnO4 in the presence of KOH, that is the Bayer's reagent। Bayer's reagent हमने कहा था एल्केन के केस में रिएक्ट नहीं करता, लेकिन अगर वो एल्केन टर्शरी एल्केन हो तो उसको अल्कोहल बना देता है। तो देखिए ये वाला भी टर्शरी है, ये भी टर्शरी है, तो यानी दोनों पर रिएक्शन होगी तो मेरे पास जो H आएगा वो क्या रहेगा, H विल बी CH3CH3OH, यानी डाइओल बन गया। ब्यूटेन हम कहेंगे 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन 2,3 डाइओल, ये क्या आ गया हमारा H। ठीक है जी, क्लियर है। अब एक और है, अगर यहाँ पर Br2 सनलाइट की प्रेजेंस में है, E में Br2 डालो बेटा, तो अगर Br2 डालेंगे तो टर्शरी, याद है ना ऑर्डर क्या रहता है, टर्शरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। तो टर्शरी 2 है, सिमेट्रिकल है, तो आपने अगर मोनो सब्स्टिट्यूशन की बात है तो यहाँ पे मैं लिख भी देती हूँ, वी आर आस्किंग फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो कोई भी एक ब्रोमीन उठा लीजिए, डाई सब्स्टिट्यूशन होगा तो दोनों को आप रिप्लेस कर देंगे, तो देयर इज अ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है जी, ये रिवीजन है, ये सारी रिएक्शंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। डन हो गया जी, ये आपके पास आ गया जी, क्लियर है। अब उसके बाद एक और काम कर रहा है ये, यहाँ से कंसंट्रेटेड ई में टर्शरी अल्कोहल है और टर्शरी अल्केन है, यहाँ पे टर्शरी हाइड्रोजन है, तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, सल्फोनिक में कन्वर्ट कर देगा। तो मैं यहीं पर F इधर ही बना रही हूँ ताकि मेरा ज़्यादा मैसी ना रहे। यहाँ पर कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 673 केल्विन टेम्परेचर, तो हमने यहाँ पर CH3, ठीक है जी, यहाँ पर भी वर्ड आपको मेंशन करेगा वो एग्जामिनर, मोनो, तो यानी SO3H, ठीक है, डाई मेंशन करे तो आपने दोनों हाइड्रोजन रिप्लेस करके दिखा देने हैं। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, F। ठीक है जी, F हो गया, E हो गया, H बना लिया हमने, डन है। उसके बाद इधर हमारे पास ये वाला पोर्शन हमारा सारा सॉल्व हो गया। उसके बाद क्वेश्चन का एक और हिस्सा है, लेकिन उससे पहले एक बार ये सारा नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वैसे नोट कर लीजिए इसको, मैं थोड़ा और इसको शॉर्ट कर देती हूँ ताकि आपके पास एक ही स्क्रीन में आ जाए। ठीक है, आगे चलें हम। अब इसका दूसरा हिस्सा इसी क्वेश्चन का हम सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आपने डी से स्टार्ट करना है। क्या था बच्चे हमारे पास, डी कौन सा था, देखो जरा, डी में हमने ये रहा डी में हमने HCl डाला था, डी दिख रहा है आपको, दिस वन इज डी, तो डी से स्टार्ट करते हैं। पहले हम डी को ज़रा यहाँ पे अलग से लिख डालते हैं, फिर हम बात करेंगे। लो जी, डी मैं लिख रही हूँ CH3 ठीक है, और यहाँ पर CH3 ठीक है जी, 2 क्लोरो प्रोडक्ट है यहाँ पर। ठीक है, 2 क्लोरो 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन।
अब इसमें हमने डाला अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH। तो जब हम अल्कोहलिक KOH आएंगे तो हमें कुछ डिफरेंट नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सेम ही है। यहाँ पर आपको फिर से H मिलेगा, ठीक है। तो इसका मतलब देयर इज़ नो डिफरेंट। D जो है, जब हम एलिमिनेशन करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है, ये हम ऑलरेडी किया हुआ है। ये हमें वापस सेम प्रोडक्ट मिल जाएगा। एक मिनट बच्चे, ये इस तरीके से 2 CH3 हैं, एक H चला गया है और ये CH3 तो इसकी वापस सेम रिएक्शंस हैं, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है जी, हो गया। अब हम आगे चलते हैं, ये क्वेश्चंस हो गए, ठीक है। इसमें हमने एल्कीन और अल्काइन की रिएक्शंस कुछ रिवाइज कर ली हैं। तो इसी तरह से डेली रिवीजन रखोगे तभी रिएक्शंस याद रहेंगी। आगे चलते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक में हमने एल्कीन की अगेन हाइड्रोहेलोजिनेशन ही कर रहे हैं, लेकिन दैट इज परऑक्साइड की प्रेजेंस में, यानी कि एडिशन ऑफ HX। यहाँ पर मैं थोड़ा सा करेक्ट करूँगी, एडिशन ऑफ HBr वर्ड यूज़ करूँगी। क्यों, इसको अभी समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में आपको। देयर इज एडिशन ऑफ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, यानी एडिशन ऑफ HBr तो आपने पहले भी पढ़ी है, लेकिन अगर हम परऑक्साइड डाल दें तो उसका जो परऑक्साइड इफेक्ट होगा वो क्या रहेगा, इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। तो इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो चेंज मिलेगा, उसको हम क्या कहेंगे, परऑक्साइड इफेक्ट और कैरश इफेक्ट, ठीक है जी, परऑक्साइड इफेक्ट एंड कैरश इफेक्ट। एक्चुअली परऑक्साइड जो है दैट इज फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स, इसको हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल इनिशिएटर्स। और क्योंकि ये हमारे फ्री रेडिकल इनिशिएटर हैं, तो जो ये रिएक्शन है वो अब आपकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस ही नहीं होंगे। रादर यहाँ पर क्या प्रोड्यूस होंगे, यहाँ पर होंगे इलेक्ट्रोफाइल की बजाय फ्री रेडिकल विल प्रोड्यूस इन आ रिएक्शन मिक्सचर। तो सारी रिएक्शन अनकंट्रोल्ड मैनर में फ्री रेडिकल एडिशन चलेगी। तो क्योंकि फ्री रेडिकल रिएक्शन हम पहले भी बात कर चुके हैं, वो अनकंट्रोल्ड मैनर में चलती है, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन रहेगी और उसकी प्रेजेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड फ्री रेडिकल एडिशन रहेगी, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल एज एन इंटरमीडिएट रहेंगे। और क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन नहीं बन रहे हैं तो इसलिए शिफ्टिंग भी नहीं होगी, यानी कि आपको जो हम बार बार बात करते थे जी इंटरमीडिएट बना के देखिए, यहाँ पर उनके चांसेस नहीं रहेंगे, ठीक है जी। लेकिन यहाँ पर कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं। एक तो यहाँ पर HF, HCl और HI में परऑक्साइड इफेक्ट काम नहीं करता, इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा था, एडिशन ऑफ HBr। लेकिन क्यों काम नहीं करता है, दैट इज अ मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन। जब हम मैकेनिज्म करेंगे तब हम इसके बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहाँ पर एंटी मार्क एडिशन होती है, एंटी मार्क एडिशन, और इसका रीजन भी कहाँ छुपा हुआ है, अगेन मैकेनिज्म में, ठीक है। तो मैकेनिज्म से हम रीजन पढ़ेंगे, लेकिन रिएक्शन आ जाए तो आपको हर बार मैकेनिज्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा प्रोडक्ट बना लोगे। जैसे कि अगर मैंने आपको डाला CH2 डबल बॉन्ड CH2 और HBr, ठीक है, और एक केस में डाला HBr इन द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड। परऑक्साइड की शॉर्ट फॉर्म रहती है R2O2।
आपको प्रोडक्ट बताना है किस में मार्क होगी, किस में एंटी मार्क। आई नो कुछ बच्चे फटाफट से कह रहे होंगे कि फर्स्ट केस में होगी मार्क एडिशन, सेकेंड केस में होगी एंटी मार्क, बट नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा इथीन जो है वो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल हमने कहा था मार्क और एंटी मार्क देखने के लिए बेसिक कंडीशन ये है कि सबस्ट्रेट एज वेल एज रिएजेंट बोथ शुड बी अनसिमेट्रिकल। एक भी सिमेट्रिकल हो जाता है तो मार्क और एंटी मार्क का कोई यूज नहीं रह जाता। तो यहाँ पर आपका HBr रिएजेंट तो अनसिमेट्रिकल है, H एंड Br, लेकिन हमारी जो अल्कीन है वो सिमेट्रिकल है, इसलिए नो मार्क नो एंटी मार्क, और इसका मतलब एक कार्बन लेके जाएगा H और दूसरा कार्बन लेके जाएगा Br। तो यहाँ पर डिस्टिंक्शन कुछ नहीं होगा कि किसके पास H जा रहा है और किसके पास Br जा रहा है। तो यहाँ पर मेंशन कीजिए देयर इज नो मार्क नो एंटी मार्क, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि रिएक्शन विया मार्क और एंटी मार्क, तो या फिर नीदर एंटी मार्क नॉर मार्क, तो ये यहाँ पर यही आंसर आएगा कि कुछ भी नहीं होगा, नीदर मार्क नॉर एंटी मार्क। क्लियर है जी? फिर आगे करके देखते हैं, अगर मैंने CH3CH डबल बॉन्ड CH2 लिया, और इस केस में अब मैं आपको 3 केसेस दे रही हूँ। एक है सीधा HBr डाला, ठीक है, दूसरा HCl डाला लेकिन R2O2 की प्रेजेंस में, और तीसरा HBr डाला R2O2 की प्रेजेंस में। क्वेश्चन 2 तरीके से पूछे, 3 तरीके से रादर पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट वे प्रोडक्ट बताइए, सेकेंड वे मार्क या एंटी मार्क बताइए, थर्ड वे मैकेनिज्म बताइए। तो जब हमने डाला है HBr विदाउट पेरोक्साइड तो इन्विटेशन जाएगा H पॉजिटिव को, क्योंकि HBr टूटेगा H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव में, इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में, और अगर इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल ब्रेक होगा तो इट मीन्स यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल को इन्विटेशन जाएगा। तो थर्ड क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो गया? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, ठीक है जी। और क्योंकि हमारे मॉलिक्यूल में कोई सस्पिशियस नहीं है, कुछ डिफरेंट नहीं है, यानी कि यहाँ पर आपका सेकेंड क्वेश्चन का आंसर हो गया भाई मार्क एडिशन विल हैपन। फर्स्ट वाला मैंने पूछा था क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो मार्क एडिशन में क्या करोगे, जहां पर कम हाइड्रोजन है वहां जाएगा न्यूक्लियोफाइल, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है वहां पर जाएगा इलेक्ट्रोफाइल यानी H। क्लियर है जी? ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड रिएक्शन के ऊपर। यहाँ पे मैंने HCl डाला है लेकिन R2O2, अभी मैंने रीज़न नहीं बताया लेकिन आपको याद ज़रूर कराया है कि R2O2 सिर्फ और सिर्फ किसके साथ काम करता है? HBr के साथ, और अगर HBr नहीं है तो R2O2 का कोई यूज़ नहीं है। अगर R2O2 का यूज़ ही नहीं है तो यानी कि वो किसी को दिख ही नहीं रहा है, तो HCl अपना नॉर्मल बिहेव करेगा, और नॉर्मल बिहेव में वो टूटेगा इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल में। तो अगेन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन विल बी हैपन, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को इन्विटेशन मिलेगा और मार्क एडिशन होगी, और प्रोडक्ट फिर से बनेगा 2 क्लोरोप्रोपेन। पहले ऊपर मिला था 2 ब्रोमोप्रोपेन और अब मिलेगा 2 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है जी। थर्ड, यहां पर है HBr की एडिशन लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। तो HBr पेरोक्साइड के साथ काम करके कैरेश इफेक्ट देता है, और कैरेश इफेक्ट में फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होती है। तो यहाँ पर क्या मैकेनिज्म फॉलो होगा? फ्री रेडिकल, ठीक है जी। तो एक क्वेश्चन का आंसर हो गया फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म, और फ्री रेडिकल में हम क्या करते हैं? एंटी मार्क। तो दूसरे का आंसर हो गया एंटी मार्क, और प्रोडक्ट क्या रहेगा? जहां पर
कम हाइड्रोजन है वहाँ जाएंगे हाइड्रोजन और दूसरी तरफ जाएगा आपका ब्रोमीन। तो यानी कि यहाँ पर प्राइमरी अल्काइल हैलाइड इज द आंसर। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। विदाउट मैकेनिज्म ही हमने देखिए सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, है ना। तो पहले आप इस सब को नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको मैकेनिज्म से पहले एक और क्वेश्चन कराऊंगी, फिर मैं मैकेनिज्म आपको कराती हूँ। नोट कर लिया इसको? चलिए हम एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आपको दिया प्रोपेन, ठीक है जी, और प्रोपेन की आपको कहा कि भाई इसकी सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रोमिनेशन कर दीजिए। ठीक है, आप बनाइए इतने ए प्रोडक्ट, इतने में दूसरी रिएक्शन आपको देती हूँ। और उसके बाद मैंने आपसे बोला कि आपने HBr डालना है और B बनाना है। फिर आप इस B के अंदर अल्कोहलिक KOH डाल करके C बना लीजिए और फिर इस C में आप फिर से HBr डालिए, लेकिन नाउ इन द प्रेजेंस ऑफ, हमने एक मिनट जी, यहाँ पर छोटा सा ये स्टेप स्किप कीजिए। HBr की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। हाँ जी, ए में ही आपने अल्कोहलिक KOH डालना है, फिर C बन जाएगा, फिर उसमें HBr डालना है, लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ R2O2, और ये आपका बन जाएगा D। और आपको बताना है रिलेशन बिटवीन A एंड D। आपको बताना है रिलेशन बिटवीन A एंड D। मैं आपको ऑप्शन दे रही हूं, चेन आइसोमर, सेकंड है पोजीशन आइसोमर, थर्ड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर, and fourth one is symmetrical isomer। ठीक है जी, चलिए मुझे बताइए क्या करेंगे। पहले आप ए बताइए। ए में आपने ब्रोमिनेशन करनी है, लेकिन प्रॉब्लम इज दैट टू टाइप ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। तो ब्रोमिनेशन कहाँ होगी, प्राइमरी पर या सेकेंडरी पर? यस ऑफ कोर्स सेकेंडरी पर रहेगी। तो यानी 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्या मिला आपको, 2 ब्रोमोप्रोपेन। ठीक है जी, अब उसके बाद आपने क्या करना है, अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH जब आप डालोगे तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होगी, और उस बीटा एलिमिनेशन से आपको क्या मिलेगा, प्रोपीन। क्या मिलेगा, प्रोपीन। ठीक है जी, तो ये मिल गया हमें प्रोपीन। अब प्रोपीन में आपने डालना है HBr2O2। तो HBr2O2 से क्या मिलेगा, यस देयर इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, एंटी मार्क एडिशन, और यहाँ पर मिलना है मुझे 1 ब्रोमोप्रोपेन। अब 1 ब्रोमोप्रोपेन और यहाँ पर 2 ब्रोमोप्रोपेन में क्या रिलेशन होता है, यस लोकेंट इज डिफरेंट, दैट्स वाई, क्योंकि प्रोपेन प्रोपेन है तो चेन नहीं होगा, चेन में वर्ड रूट डिफरेंट होता है, दोनों में प्रोपेन है तो चेन तो नहीं है। पोजीशन आइसोमर, यस पोजीशन इज द आंसर। ज्योमेट्रिकल हो नहीं सकता, एल्कीन होना चाहिए था, ज्योमेट्रिकल है नहीं। और ऑप्टिकल आइसोमर के लिए आपका कायरल सेंटर शुड बी देयर, यहाँ पर कोई कायरलिटी नहीं है क्योंकि 2CH3 ग्रुप यहाँ पर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पर कायरलिटी नहीं आएगी। क्लियर है जी? ठीक है, चलिए फिर हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट में अभी हमारे पास क्या रहता है, इसी रिएक्शन में हमें अब इसका करना है मैकेनिज्म। हमने पढ़ तो लिया R2O2 के प्रेजेंस में सिर्फ HBr काम करता है, तो हमारे मन में एक क्वेश्चन तो यही होता है कि क्यों सिर्फ HBr के साथ उसकी दोस्ती है, बाकी सब क्यों नहीं काम करते। दूसरा क्वेश्चन ये है कि ये 1 ब्रोमो सब ये आपको एंटी मार्क एडिशन देता है, तो हमारे मन में नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई इट add the reagent via anti-mark addition reaction। ठीक है, तो अभी इन सभी क्वेश्चन के जवाब हमें कहाँ से मिलने वाले हैं, मैकेनिज्म के थ्रू। तो अगर यहाँ पर चलिए हम लोग मैकेनिज्म करते हैं, और मैकेनिज्म में हमने फिर से ले लेते हैं जी प्रोपीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब आपकी जब भी फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 तरह के स्टेप्स चलते हैं, इनिशिएशन, प्रोपेगेशन एंड देन देयर इज टर्मिनेशन। तो पहले मैं रिएक्शन लिख रही हूँ R2O2 और HBr की यहाँ पर रिएक्शन हो रही है और एंटी मार्क एडिशन मुझे मिल रहा है। ठीक है जी, सपोज ये R2O2 हमने लिया बेंजोइल परऑक्साइड, तो अब सबसे पहले इनिशिएशन में क्या होगा, सबसे पहले परऑक्साइड आएगा, बेंजोइल परऑक्साइड। तो इसको इन शॉर्ट R2O2 को भी आप ब्रेक कर सकते हो, और ये मैंने बेंजोइल परऑक्साइड की इनिशिएशन दिखा दी। ये लीजिए जी, बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, अब ये जो बेंजोइल परऑक्साइड है, परऑक्साइड हमेशा हमने कहा था कि ये होमोलिटिक फिजन कराता है, और ये होमोलिटिक फिजन शो करके क्या दे देगा, 2 बेंजोइल फ्री रेडिकल। तो ये इनिशिएट हो गई रिएक्शन, लेकिन ये अभी रिएक्शन नहीं हुई है, ये तो आपका जस्ट कैटालिस्ट है। ठीक है, कैटालिस्ट इज नॉट द पार्ट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो कैटालिस्ट को रिएक्शन का पार्ट नहीं लेते हैं, तो अभी हमारी इनिशिएशन होनी बाकी है, रिएक्शन इनिशिएट नहीं हुई है। तो यहाँ पर तो जस्ट कैटालिस्ट आया है अपना काम करने के लिए। क्या मैं इसको इन शॉर्ट यहाँ पर बच्चे बेंजोइल को मैं यहाँ पर RO से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, शॉर्ट हो जाएगा हमारा। अब ये आएगा HBr के साथ अटैक करेगा, और HBr को फ्री रेडिकल से यहाँ से ये लीजिए जी। ठीक है, तो ये हुआ ROH प्लस ROH प्लस Br डॉट। यहाँ से रिएक्शन बच्चे हमारी इनिशिएट हो चुकी है, क्योंकि हमारा रिएजेंट और सबस्ट्रेट में से कोई रिएक्ट होना चाहिए, वो इनिशिएट हो चुका है। कैटालिस्ट की इनिशिएशन से खाली काम नहीं चलता है। नाउ नेक्स्ट इज प्रोपेगेशन। नेक्स्ट स्टेप आपका क्या है, प्रोपेगेशन में क्या होगा, ये फ्री रेडिकल खुद यूज हो जाएगा और एक नया फ्री रेडिकल प्रोड्यूस कर देगा। तो यहाँ पर ये प्रोपेगेशन आपकी 2 स्टेप में चलेगी। जब आपका Br डॉट, यहाँ पर क्या है, पहले आपका Br डॉट ने अटैक किया किसके साथ, हमारी एल्कीन के ऊपर। अब देखिए यहाँ पर वैसे तो एक छोटा सा डिफरेंस समझने वाला है। जहाँ पहले वाले केस में आपका इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में पहले अटैकिंग रीजन कौन आया था, H, और H ने अपना फेवरेट स्पेस कौन सा ले लिया था, जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है। यहाँ पर H के नंबर आया ही नहीं, यहाँ पे टर्न किसकी आई है, पहले Br डॉट की। Br डॉट अपनी वो जगह ले लेगा जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, क्योंकि
पहला इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव ने कार्बोकेटाइन बनाया था और यहाँ पर अब बनेगा फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन ऑलमोस्ट सेम ऑर्डर में चलते हैं, तो इसी वजह से चलिए हम बनाकर भी देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 फ्री रेडिकल बनेंगे, 2 टाइप ऑफ फ्री रेडिकल बनाते हैं बेटा। यहाँ पे इसकी होमोलिटिक कर देते हैं पाई बॉन्ड की, यानी एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया। CH3CH2 दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। यहाँ पे 2 केस बनाए, दोनों में पहला पार्ट तो सेम है, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब Br आया, एक केस में इधर आ गया Br और दूसरे केस में इधर आ गया Br डॉट। अब मुझे आप बताएंगे ज़रा कौन सा ज़्यादा स्टेबल है? यस ऑफ कोर्स, प्राइमरी की बजाय सेकेंडरी फ्री रेडिकल विल बी मोर स्टेबल, यानी कि ये फ्री रेडिकल क्या है? मोर स्टेबल, और जो मोर स्टेबल है वही आगे कंटिन्यू मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में वही कंटिन्यू करेगा। ठीक है जी, तो यानी कि ब्रोमीन कहाँ गया? जहाँ पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन के लिए कौन सी जगह छोड़ी है? जहाँ पर कम हाइड्रोजन है। पहले केस में क्या था? अगर हम लास्ट मैकेनिज्म एक बार देखें तो उस मैकेनिज्म में, चलिए मैं एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पर हमने लास्ट मैकेनिज्म में जब किया था तो हम क्या करते थे, वहाँ पर ये देखिए जी, हाइड्रोजन आया था अटैक करने के लिए, तो हाइड्रोजन ने क्या किया था? सेकेंडरी कार्बोकेटाइन बनाया था, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया था। अब इस पोजीशन पर कौन ग्रैप्स हो रहा है? ब्रोमीन हो रहा है। ठीक है जी, तो यानी कि बस डिफरेंस इस बात का है कि किसका टर्न पहले आ रही है। तो सबकी फेवरेट है जगह जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है, ये वाली जगह, सारी ये वाली जगह जहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो इन शॉर्ट पहले H आया तो H ने वो जगह ले ली, और फ्री रेडिकल में पहले Br आया तो Br ने वो जगह ले ली। तो इसीलिए हमारी एडिशन क्या हो गई? किसके थ्रू हो गई? एंटी मार्क एडिशन हो गई। ये बात समझ में आ गई है? तो यानी मोर स्टेबल को हम सेकेंड स्टेप में कंटिन्यू करते हैं बेटा। ये लीजिए, मोर स्टेबल फ्री रेडिकल ये है, प्लस ये हुआ CH2Br। अब ये दूसरे HBr के साथ अटैक करेगा, और अब बारी किसको लेके जाने की है? H को। ये लीजिए जी, H गया, HBr यहाँ पे ब्रेक कर गया और H गया, और फिर से आपके पास ये यहाँ पर CH2Br एंड अगेन Br फ्री रेडिकल बन गया, और ये अगली रिएक्शन को, अगले एल्कीन पर अटैक करने के लिए रेडी है। तो 2 स्टेप में प्रोपेगेशन हुआ, प्रोडक्ट बना, और एक नया फ्री रेडिकल आपके लिए प्रोड्यूस हो गया ताकि वो आगे चल के रिएक्ट कर सके। ठीक है बेटा, क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पर Br डॉट आगे जाएगा, और लास्ट में टर्मिनेशन तो क्या रहती है? जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जब सब प्रोडक्ट बन चुके होते हैं तो लास्ट में जो भी रेडिकल बचे होते हैं वो आपस में जस्ट पेयर अप हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से ये मैकेनिज्म से आपको ये जवाब मिल गया कि हमारा यहाँ पर एंटी मार्क एडिशन क्यों हुई है और वहाँ मार्क क्यों हुई है। वहाँ मार्क इसलिए हुई है क्योंकि H पॉजिटिव ने पहले अटैक किया था, यहाँ एंटी मार्क इसलिए हुई है कि यहाँ Br डॉट ने पहले अटैक किया है। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन हमारा ये था कि क्वेश्चन लिख देते हैं, वाई HCl, HF and HI do not show peroxide effect। हाँ जी, peroxide effect ये क्यों नहीं शो करते हैं? इसका रीजन ये है कि HCl एंड HF की हाई बॉन्ड एनर्जी है। ड्यू टू हाई बॉन्ड एनर्जी, हाई बॉन्ड एनर्जी की वजह से, ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड एनर्जी होमोलिटिक क्लीव नहीं कर पाते हैं इसको, और बॉन्ड एनर्जी हाई होने की वजह से जो सेकंड स्टेप है वो ज़्यादा एंडोथर्मिक हो जाता है। HBr को तोड़ दिया, लेकिन HCl अगर होता तो उसमें से H ले जाना डिफ़िकल्ट हो जाता, HF में और डिफ़िकल्ट होता। तो सेकंड स्टेप ऑफ ड्यू टू हाई bond energy, second step of propagation reaction is endothermic।
ठीक है जी, इज एंडोथर्मिक। बॉन्ड तोड़ने के लिए एनर्जी तो HBr के लिए भी चाहिए, लेकिन जब ये एक्चुअली बॉन्ड एनर्जी कम यूज हुई और जब ये H बॉन्ड बना तो इसने, जब एक नया बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड एनर्जी रिलीज होती है, जब बॉन्ड टूटता है तो बॉन्ड एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ज़रा ध्यान से समझिए, इस केस में एब्जॉर्ब हुआ, इस केस में रिलीज हुआ, तो रिलीज अमाउंट ज़्यादा था HBr के केस में, इस वजह से आपका एक्सोथर्मिक स्टेप था ये। लेकिन HCl और HF में यहाँ बॉन्ड ब्रेकिंग ज़्यादा खा जाएगा, ज़्यादा एनर्जी ले लेगा, जिसकी वजह से नेट स्टेप क्या हो जाएगा, एंडोथर्मिक स्टेप। ठीक है जी, चलिए जी, अब भाई चलो बच्चे कहेंगे कि मैम हमें ये तो समझ में आ गया कि भाई ये HF और HCl क्यों नहीं करेगा, HI की तो बॉन्ड एनर्जी बहुत कम है, अब इसको क्या तकलीफ है, तो HI क्यों नहीं करेगा, तो HI का कारण ये है कि HI टूट तो जाएगा, सेकेंड स्टेप में तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, I डॉट फ्री रेडिकल बन तो जाएगा, लेकिन I डॉट फ्री रेडिकल इतना भारी भरकम है, इतना बल्कि है कि उस बेचारे के लिए पॉसिबल ही नहीं रहता कि वो जाए और बेचारे एल्कीन के ऊपर जाके अटैक करे, यानी कि ये जो फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन है उसके लिए वो प्रॉब्लम हो जाती है। रादर आई जो है आपस में टर्मिनेट करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं ड्यू टू फर्स्ट स्टेप, क्योंकि क्या है यहाँ पे, दैट इज बिकॉज फर्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोपेगेशन इज एंडोथर्मिक। तो क्या रीजन लिखोगे, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है जी, आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बिकॉज फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोपेगेशन रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। तो HI के केस में फर्स्ट स्टेप प्रॉब्लम क्रिएट करता है, HCl और HF के केस में सेकेंड स्टेप प्रॉब्लम क्रिएट करता है, HBr दोनों स्टेप को पार कर जाता है, तो इसलिए वो आप R2O2 के साथ एंटी मार्क दिखाएगा, बाकी एंटी मार्क नहीं दिखाएंगे। क्लियर है जी, ठीक है, वेरी गुड। अब देखिए कितना आपको समझ में आया है, पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, उसको आप सॉल्व कीजिएगा। ये लीजिए जी, मैं आपको पूरी स्क्रीन दिखा देती हूँ, पहले ये इतना देख लीजिए, इसमें नोट करिए, आफ्टर दैट दिस वन। नाउ द क्वेश्चन इज, हाँ जी, आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको हमने दिया है पेंट-टू-ईन CH2 CH3, इसमें आपको HBr की एडिशन करनी है, वो भी R2O2 के साथ, क्योंकि CH डबल बॉन्ड CH है, यानी कि मार्क और एंटी मार्क यानी हाइड्रोजन देखकर आप पता नहीं लगा पाओगे कि क्या प्रोडक्ट बनना है। दूसरा है C6H5 CH डबल बॉन्ड CH CH3। नेक्स्ट सेकेंड केस में आपने यहाँ पर भी R2O2 की प्रेजेंस में HBr डालोगे। अब ये इस तरह के क्वेश्चन है, यहाँ पे मार्क एंटी मार्क हाइड्रोजन देखकर आप सीधा सीधा प्रोडक्ट नहीं बना पाओगे, और हम पहले भी कहते हैं जब हम सीधा सीधे से प्रोडक्ट ना बना पाए तो दोनों इंटरमीडिएट बनाने पड़ेंगे। तो इस केस में दोनों इंटरमीडिएट बनाइए जी। इस केस में सेकेंड पोजीशन को Br दे करके थर्ड पर आपने फ्री रेडिकल दे दिया और CH2 CH3 बना दिया, और दूसरे केस में हमने क्या किया, सेकेंड पोजीशन पर हमने फ्री रेडिकल बनाया और थर्ड पोजीशन पर हमने Br दे दिया CH2 CH3, और इन दोनों में आपको डिफरेंस देखना है। तो अब आप मुझे बताएंगे कि कौन सा फ्री रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है, एज बिकॉज यहाँ पर कोई
रेजोनेंस नहीं हो रही है तो आप कैसे चेक करेंगे? हम चेक करेंगे हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। और हाइपर कंजुगेशन पे यहाँ पे 2+1 यानी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और इस केस के अंदर 3+1 यानी 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो एक केस में 4 है, एक केस में 3 है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी तो डिफरेंट आई गई है, तो दैट इज मोर स्टेबल। तो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा आपका 3 ब्रोमो, मेजर प्रोडक्ट होगा 3 ब्रोमोपेंटेन रादर देन 2 ब्रोमोपेंटेन। तो यहाँ पर आपका बना है 3 ब्रोमोपेंटेन। अगर यहीं पर हमने वैसे किया था, अगर यहीं पर HBr नॉर्मल केस में करते तो यहाँ पर क्या होता? 2 ब्रोमोपेंटेन मिलता है ना, क्योंकि H पहले वही सेम पोजीशन पर जाता, लेकिन वहाँ पर जहाँ H गया है वहाँ पर Br जाता। तो ये आपका होता, यहाँ पर आपका प्रोडक्ट क्या मिलना था बेटा? मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे 3 ब्रोमो मिला है, और यहाँ पर आपको मिलता देयर इज, एक मिनट मैं बनाकर दिखा देती हूँ आपको कि कोई कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पर इधर मैं H2 डाल रही हूँ और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, देखिए जी 3+2 यहाँ पर हो गए 5 अल्फा हाइड्रोजन, यानी कि मुझे मिलता Br 2 ब्रोमो, क्या मिलेगा? 2 ब्रोमोपेंटेन। उस केस में आपको मिला 3 ब्रोमोपेंटेन और इस केस में मिला 2 ब्रोमोपेंटेन। डिफरेंस क्या है? क्यों मैं इसको यहाँ पर क्वेश्चन को करा रही हूँ? यहाँ पर ये देखिए, ये सेंटर कायरल रहता, क्योंकि एक तरफ H, एक तरफ Br, एक तरफ मिथाइल और एक तरफ टेस। तो यानी कि विदाउट परऑक्साइड यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलता D&L, डेक्स्ट्रो एंड लेवो, यानी कि रेजमिक मिक्सचर हमें मिलता। क्योंकि जब यहाँ से कार्बोकेटाइन बना है वो प्लेनर होता, तो जब Br था प्लेनर के केस में ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी। अगर ऊपर के केस में वो डेक्स्ट्रो है तो ऑब्वियस है नीचे से अटैक करने पर वो लेवो होगा। तो देयर इज इक्वल प्रोबेबिलिटी, तो ऑलमोस्ट इक्वल प्रोबेबिलिटी से वो विल गेट रेजमिक मिक्सचर। लेकिन जब हमारे पास 3 ब्रोमो मिल रहा है तो ये दोनों चीज़ें इथाइल इथाइल सिमेट्रिकल हैं, तो ये ए कायरल है। ठीक है जी। तो अगर हम विदाउट परऑक्साइड कहते हैं तो वहाँ कायरल है, और यहाँ पर ए कायरल इज द प्रोडक्ट। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाइए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज R2O2 की प्रेजेंस में। तो पहले HBr आया, HBr में Br डॉट आएगा फर्स्ट फ्री रेडिकल में, और वो कहाँ पर जाएगा भाई? हमें दोनों तरीक़ों से चेक करना पड़ेगा, ऐसे तो हम नहीं बता सकते। तो पहले मैंने इधर पोजीशन पर डाल दिया और दूसरी तरफ बना दिया फ्री रेडिकल, और दूसरा मैंने क्या किया? C6H5 यहाँ पर बनाया फ्री रेडिकल। फटाफट से बताइए कौन सा फ्री रेडिकल यहाँ पर ज़्यादा स्टेबल रहेगा? ये मैं और के बजाय प्लस साइन डाल देती हूँ। चलिए जी, जल्दी से बताइए कौन सा होगा? यस, ऑफ कोर्स, अगर रेजोनेंस याद है तो बेंजीन रिंग के पास है रेजोनेंस की प्रॉपर्टी, तो ये ज़्यादा स्टेबल रहेगा, मोर स्टेबल। तो यानी कि प्रोडक्ट आपका मिलेगा C6H5CH2। नाम क्या है इसका? नाम भी बनाए ज़रा हम। प्रोपेन है, इसकी नंबरिंग मैं करूँगी 1 2 3। तो 1 फिनाइल 2 ब्रोमोप्रोपेन, क्या होगा? 1 फिनाइल 2 ब्रोमो, सॉरी 2 ब्रोमो पहले लिखोगे अल्फ़ाबेटिकली की वजह से, तो अल्फ़ाबेटिक के ऑर्डर में 2 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन। और बच्चे ये आपका देखिए जी कायरल सेंटर है। क्यों कायरल सेंटर है? एक तरफ मिथाइल है और एक तरफ बेंजाइल है। नहीं ध्यान है तो देखिए, ये मिथाइल है, दूसरी तरफ बेंजाइल है।
तो कायरल सेंटर है तो ये क्या देगा, D&L। ठीक है जी। तो बड़े टाइम से हमने ऑप्टिकल की रिवीजन नहीं की थी तो मैंने उससे रिलेटेड करा दिया। अगर यहाँ पर HBr विदाउट परऑक्साइड हो जाए तो जहाँ Br दिया है वहाँ H दोगे क्योंकि अपोजिट रहता है, क्योंकि यहाँ पर H पहले जाएगा सेम कार्बोकेटाइन बनाता हुआ, तो इट मीन्स यहाँ पर जाएगा 1 फिनाइल 1 ब्रोमो। ठीक है जी, 1 फिनाइल 1 ब्रोमो। तो ये बनेगा, क्या कायरल है कि नहीं ये बताइए बस मुझे। ठीक है, प्रोडक्ट तो मैंने बना दिया आपके लिए और नाम भी लिख देती हूँ, 1 ब्रोमो 1 फिनाइल प्रोपेन। ठीक है जी, डन। अब मुझे जल्दी से बताइए क्या ये कायरल होगा कि नहीं। यस ऑफ कोर्स ये कायरल होगा, क्योंकि एक तरफ फिनाइल ग्रुप है और दूसरी तरफ इथाइल, और H और Br तो है ही हैं, यानी चारों ग्रुप भी डिफरेंट हैं। तो दैट्स वाई यहाँ पर भी D&L का मिक्सचर यानी कि रेजमिक मिक्सचर हमें मिलेगा। ओके जी, सो दिस इज ऑल अबाउट hydrohallucination via electrophilic addition as well as free radical addition reaction। ठीक है, अब हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन चलते हैं, यानी थर्ड हुई ना ये रिएक्शन, बिकॉज फर्स्ट वन वाज हाइड्रोजिनेशन, सेकेंड वन वाज हमारी हाइड्रोहेलोजिनेशन, नाउ नेक्स्ट इज हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन यानी आपने X2 की एडिशन करनी है, और ये X2 की जो एडिशन है ये इन द प्रेजेंस ऑफ इनर्ट सॉल्वेंट, लाइक आप CS2 ले सकते हो, CCl4 ले सकते हो, और यहाँ से आपको विजिनल डाइहैलाइड यानी अल्कीन में दोनों तरफ हेलोजन आ जाएंगे, यानी यहाँ पर एडजेसेंट पोजीशन पर हेलोजन रहेंगे, और इसी वजह से विजिनल डाइहैलाइड विल बी द प्रोडक्ट। अगेन यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रहेगी, लेकिन कार्बोकेटाइन नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे, मैकेनिज्म से हम इसको सॉल्व करेंगे। और देख लीजिए आगे क्या कहता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी Cl2 Br2 एंड I2। Cl2 Br2 F2 तो रिएक्ट नहीं करेगा, एक्सप्लोसिव ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ पर Cl2 Br2 एंड I2 समटाइम्स इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। अभी अभी मैंने बताया नो कार्बोकेटाइन नो शिफ्टिंग। ठीक है, तो यहाँ पर कोई कार्बोकेटाइन नहीं है, कोई शिफ्टिंग नहीं है। इसके अलावा जो बातें हैं वो सारी मैकेनिज्म बेस्ड हैं और एंटी एडिशन मैकेनिज्म बेस्ड है। लेकिन मैं आपको बता दूं एंटी एडिशन हमने क्या पढ़ा था, 2 हेलोजन यानी 2 ग्रुप कम फ्रॉम अपोजिट साइड। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे ज़रा हम इन बातों को क्लियर करते हैं। पहले रिएक्शन पढ़ते हैं। CH2 बेटा एल्कीन लिया और यहाँ पर Cl2 डाला इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। आप सीधा मुझे बताइए क्या यहाँ मार्क एंटी मार्क वाला रूल लगेगा? तो ऊपर मैं हाईलाइट करूं भाई मार्क है या एंटी मार्क है, बताइए मुझे। नहीं लगेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पर आपका एल्कीन एज वेल एज रिएजेंट दोनों ही सिमेट्रिकल हैं। अगर एल्कीन अनसिमेट्रिकल होता भी तब भी हम X2 की एडिशन कर रहे हैं, यानी हेलोजन हमारा रिएजेंट हमारा सिमेट्रिकल है, तो नो मार्क नो एंटी मार्क। तो इसमें एक और पॉइंट बन जाएगा कि इसमें आपको मार्क और एंटी मार्क सोचना ही नहीं है। ठीक है जी, मार्क एंटी मार्क का यहाँ पर कोई रूल नहीं लगेगा। ठीक है, अच्छा जी, अब यहाँ पर ज़रा हम देखें Cl2 ऐड करना है। मैंने क्या कहा, दोनों पोजीशन पे Cl2 ऐड होगा। वैसे यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी रिएक्शन को याद करने के लिए हम कहेंगे 2 Cl एक आगे की साइड लगा दो, एक पीछे की साइड, जिससे हमें क्लियर रहे कि देयर इज़ एंटी एडिशन। ठीक है, रीज़न अभी तो हम बात करते हैं जब हम मैकेनिज्म करेंगे। अब ज़रा मुझे यहाँ पर बताइए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2,
अब यहाँ पर जब आपने Cl2 किया, अब यहाँ पर मैंने सबस्ट्रेट तो बेटा आपको दे दिया अनसिमेट्रिकल, लेकिन रिएजेंट अभी भी सिमेट्रिकल है, तो दोनों अनसिमेट्रिकल होने चाहिए थे। अगर मुझे मार्क एंटी मार्क देखना होता तो यानी कि इस पूरी रिएक्शन में नो मार्क नो एंटी मार्क, सीधा आपने प्रोडक्ट बनाना है, सीधा ही बनाना है, बिकॉज कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग की भी कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज हमने कहा कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। तो अब आपके मन में क्वेश्चन राइज हो रहा होगा, ये क्या मैम तो बोल रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन और फिर भी कह रहे हैं कि यहाँ पर तो आपको कोई भी कार्बोकेटाइन ही नहीं बनेगा। यस, नहीं बनेगा। चलिए इसके मैकेनिज्म में हम इसका आंसर ढूंढते हैं। तो देयर इज अ मैकेनिज्म के जो फर्स्ट स्टेप है, ये क्या करता है कि जो ये डबल बॉन्ड होता है बेटा, ये डबल बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को चाहिए ऐसा एटम जो अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके आए, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर ही छोड़ कर आए, यानी कि ऐसा एटम चाहिए विदाउट इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो विदाउट इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रोफाइल टाइप चाहिए। अब Cl2 में तो आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर है, मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर है, ना पॉजिटिव पोल है ना ही नेगेटिव पोल है। तो इस पे पॉजिटिव नेगेटिव जनरली ओरिजिनली कुछ भी नहीं था, लेकिन डबल बॉन्ड ने इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट किया, इसमें पार्शियलिटी क्रिएट की, यानी एक दो क्लोरीन में से एक क्लोरीन को अपने घर बुला लिया बिना उसके इलेक्ट्रॉन के और दूसरे क्लोरीन को धक्का दे दिया, यानी कि इसमें कोई भेदभाव नहीं था, लेकिन डबल बॉन्ड ने इसमें भेदभाव डाल दिया। यानी इसने क्या किया, Cl2 गेट पोलराइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड। तो ये बड़े अच्छे पॉइंट है, थ्योरी पॉइंट में पूछा जा सकता है। यहां पर क्या हुआ, पाई, यहां पे सॉरी, हाँ जी, Cl2 मॉलिक्यूल गेट पोलराइज्ड हो गया इन ड्यू टू पाई बॉन्ड, कह सकते हैं ड्यू टू पाई बॉन्ड या इन द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड, ड्यू टू पाई बॉन्ड। ये बात समझ में आई। पाई बॉन्ड में ने इस मॉलिक्यूल में पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल क्रिएट कर दिए, बेचारे सीधे साधे मॉलिक्यूल में डिफरेंशिएट क्रिएट कर दिया, एक को पॉजिटिव बना दिया और एक को नेगेटिव बना दिया। अब जब पॉजिटिव नेगेटिव बन ही गए हैं तो इनवाइट किसको करेगा, पॉजिटिव को या नेगेटिव को? यस ऑफ कोर्स, इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिव को इनवाइट करेंगे और उसी के लिए तो इसने सब काम किया है। अब पॉजिटिव भी ये नहीं डिसाइड कर पा रहा है कि मैं कौन से एटम के पास जाऊं, तो वो क्या करेगा, बीच में लटक जाएगा। क्या करेगा, पाई बॉन्ड में ये बीच में लटक गया। ये लीजिए जी, इसको आपने बीच में लटका दिया, दोनों के साथ जुड़ गया। कार्बोकेटाइन तो नहीं बना, लेकिन जस्ट कार्बोकेटाइन बनने की तैयारी सारी हो चुकी है। तो इसको इंसिपिएंट वर्ड यूज किया जाता है कि इंसिपिएंट कार्बोकेटाइन, मतलब कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन यानी कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाता तो शिफ्टिंग भी होती। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं हुआ है, लेकिन हाँ आदतें सारी कार्बोकेटाइन जैसी ही हैं, आदतें सारी कार्बोकेटाइन जैसी हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिपिएंट। कार्बोकेटाइन है नहीं, बट आदतें सारी कार्बोकेटाइन जैसी हैं, बट ये क्या बना है, साइक्लिक हेलोनियम आयन। इन कॉमन हेलोनियम वर्ड यूज करते हैं, लेकिन यहां पर क्योंकि क्लोरीन है तो आप क्लोरोनियम आयन यूज कर सकते हो। अगर ब्रोमीन होता ब्रोमोनियम आयन, आयोडीन होता आयोडीनियम आयन। तो साइक्लिक हेलोनियम आयन यहाँ पर आपका फॉर्म होगा, ठीक है जी। और ये साइक्लिक हेलोनियम आयन बन गया। उसके बाद जब दूसरा Cl नेगेटिव आएगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज आने के बाद घर के बाहर बैठे हुए नेगेटिव को बुला लिया जाता है। अब नेगेटिव आयन जिस पोजीशन पर भी आएगा, सपोज उसने यहाँ पर आया, दोनों उसके लिए सिमिलर है, कहीं पर भी आ सकता है, तो जिस पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आएगा वहीं से ये अपनी बाजू छोड़ देगा, ठीक है। तो CH2, अब दूसरी बात,
आप देखो जी, फ्रंट साइड इज ब्लॉक्ड, फ्रंट साइड is blocked, so attack will be at that will be from rear side, back side से attack होगा, तो attack from rear side, back side से यहाँ पर attack होगा। तो यानी front side एक एटम एक reagent ने ले ली, back side दूसरे ने, that's why it is called एंटी एडिशन। इसीलिए हम क्या कहते हैं, एंटी एडिशन। इस रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं, एंटी एडिशन। तो यहाँ पर CH2 तो एक Cl यहाँ आ गया, एक Cl यहाँ आ गया। ठीक है जी, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसमें यहाँ पर, क्योंकि डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, अगर मैं पेंटटूइन जैसा डिफरेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट पार्ट भी कर लूँ कि भाई कहाँ पर अटैक होना है, तब भी आपको रिएजेंट इंटरमीडिएट बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तरफ आगे डाल दो और एक तरफ पीछे डाल दो और ये कंप्लीट हो जाएगा Cl लो जी, क्योंकि यहाँ पर रिएजेंट सिमेट्रिकल है। सिर्फ यहाँ पर आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो सीधा सीधा प्रोडक्ट, उसमें कुछ नहीं है, या फिर मैकेनिज्म बेस्ड क्वेश्चन कि भाई इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है। ठीक है जी, और व्हाई देयर इज एंटी एडिशन, तो इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज इसमें प्रोडक्ट साइड में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर हम यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।